Okay, welcome back. And in today's fluid mechanics lecture, we will talk about the Bernoulli's theorem and its importance in fluid mechanics. जब हम fluid mechanics पढ़ते हैं तो Bernoulli का फिनोमेना है। आगे के तमाम जो चैप्टर्स हैं, एनर्जी बैलेंस जब लगेगा, वो सारे बर्नौली के थ्योरम पे ही डिपेंडेंट हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम because you can say it is like the heart of fluid mechanics. तो चैप्टर 6 इसलिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पर हम ये बर्नौली का थ्योरम कर रहे हैं। अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है बर्नौलीज थ्योरम? वी शुड बी एबल टू derive it. Derivation is extremely important, and after its derivation we should be able to solve certain numericals or problems based on this theorem. अब इसको हम आगे स्टार्ट लेकर जाते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो आता है कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, बर्नौली का इक्वेशन। यानी बर्नौली थ्योरम जो बना है वो बना है आपके प्रिंसिपल से, द कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। फ्रॉम द लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी वी नो दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी हमें मालूम है कि एनर्जी जो आपकी होती है वो ना ही तो क्रिएट हो सकती है नॉर डिस्ट्रॉय हो सकती है, but energy can be transformed from one form to another, which is also your law of thermodynamics. The first law of thermodynamics, पूरा आपका एनर्जी प्रिंसिपल इस पे बेस्ड है। When analyzing a pipe flow, जब आप पाइप में फ्लो देखते हैं कोई भी पाइप के अंदर, आपको थ्री फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडर कर सकते हैं। उसमें यू कैन कंसिडर थ्री फॉर्म्स। लेट मी शो यू अ डायग्राम ऑफ दिस सिंपल पाइप। अब आप ये जो पाइप देख रहे हैं, इसमें मैं कैसे बोल सकता हूँ कि आप थ्री फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कंसीडर कर सकते हैं? आप ये देखें कि ये पाइप के ऊपर कोई फ्लो हो रहा है। ये फ्लो जो है इट हैज़ अ सर्टेन रेफरेंस लेवल z, यानी h है। h इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन लेवल, जो आपका एक रेफरेंस लेवल है। तो जब h कोई चीज़ की हाइट होती है, या z जिसको हम बोलते हैं कोई चीज़ की हाइट है, you know that one type of energy in this pipe is your potential energy, because potential energy is related with the height. That was one form of energy. The second form of this energy is to do with velocity. ये v component है जो आपके fluid को आगे लेकर जा रहा है, and definitely there would be a v component in your flow, because आपका continuity equation या आपकी flow rate क्या बोलता है? flow rate का equation क्या है? The flow rate equation is q is equal to uv, sorry, q is equal to ua, जिसमें u जो आपका होता है that is the velocity component, and the only energy that deals with velocity is the kinetic energy. तो ये आपकी दूसरी एनर्जी हो गई। एंड द थर्ड एनर्जी इज टू डील विथ प्रेशर, क्योंकि वो जो आपका फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है वो कोई प्रेशर की वजह से फ्लो कर रहा है। और प्रेशर की जो एनर्जी होती है उसको हम आइदर बोलते हैं प्रेशर एनर्जी या फ्लो एनर्जी। So in any pipe, while we are analyzing pipes, there are three main types of energies. There's the kinetic energy, there is the potential energy, and there is the pressure energy. Moving forward, potential energy. Potential energy is due to the elevation and the potential energy of the element relative to some reference level is given as potential energy is equal to Wz. हम जो अपना डेरिवेशन कर रहे हैं ना बर्नौली के फॉर्म में, वो इन टर्म्स ऑफ वेट कर रहे हैं। वी और ये सारे डेरिवेशंस हम कर सकते हैं where W is the weight of the element. How do I get Wz? We know that potential energy is equal to mgz. हमें डिराइव करना आता है, हमने अर्लियर कोर्सेज में डिराइव किया है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgz, बट वी ऑल्सो नो फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ दैट वेट इज इक्वल टू mg। जब w इज इक्वल टू mg हो गया तो वो mgz सिंपली बन गया wz। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की।
Due to the velocity, the kinetic energy of an element is equal to half mv square, यानी mv square upon 2। अभी मैंने आपको ये बताया कि W is equal to mg होता है। If W is equal to mg, और अगर आप m को सब्जेक्ट बना दें तो क्या बन गया आपका W upon g। W upon g बन गया, m को रिप्लेस कर दिया, तो हाफ mv स्क्वायर कैन सिंपली बी हाफ W upon g v स्क्वायर या u स्क्वायर, आप उसको वेलोसिटी को u स्क्वायर बोलें या v स्क्वायर बोलें। So that is how the kinetic energy is obtained in forms of W. And we also know that the unit of energy, SI unit of energy, is the Newton meter or joule. So both of these types of energy as well as the third form of energy will have its unit in joule. So what do we know now class? अभी तक हमें मालूम हो गया कि तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी कैसे आई और काइनेटिक एनर्जी कैसे आई। अब आप बात करते हैं जो तीसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम फ्लो एनर्जी कहते हैं, या इन अदर वर्ड समटाइम्स इसको प्रेशर एनर्जी भी कहा जाता है। समटाइम्स द फ्लो एनर्जी इज आल्सो नोन एज द प्रेशर एनर्जी और फ्लो वर्क because it represents the amount of work required to move the element of fluid across a certain section against the pressure। आपका जो fluid move हो रहा है from one section to another section, it is being moved due to a certain form of flow against the pressure। और ये जो हमारा flow work होता है, definitely work के जो unit होते हैं वो भी joule होता है या Newton meter होता है। Hence this form of pressure energy is also going to have its unit of joules। ये जो आपकी flow energy होती है ना, it is denoted by Fe and it is related by the following equation that your flow energy is equal to Wp upon gamma। और आप खुद कर देख लें कि Wp upon gamma इसके भी यूनिट आपके जूल्स आ रहे हैं या न्यूटन मीटर आ रहे हैं। W के यूनिट क्या होते हैं? W के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। और आपका प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये इसका स्पेसिफिक वेट का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो द टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, the two newtons will cancel out, you will be left with 1 newton, and meter per second square and meter per meter square and meter cube, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर क्यूब, यही है ना आपके जो यूनिट्स। one of the meter cube will go above on meter square and you will get the units of Newton per meter। Let me show you because I think that if I show you it's going to be better। W's units are Newton and pressure units are Newton per meter square। If I divide this whole equation by the specific weight Newton per meter cube, so if I divide it by this equation, 1 Newton and 1 Newton are going to be cancelled, you will be left with this। So when this meter cube comes on top with this meter square, ultimately the units that you get are Newton meter, which are the units of energy। You can try to work it out, you will get these units। Okay, let's move forward। How do we derive the flow energy? We know that the flow energy is Wp upon gamma, but how is it derived? Assuming this pipe, first of all, we know that this pipe is flowing at a certain pressure, and we also know that the pipe has a certain area. From our physics, we know that the relation between pressure, force and area is equal to pressure is equal to force upon area. That is the definition of pressure। From pressure is equal to force upon area, we can say that force is equal to pressure into area। तो ये जो आपका work done है, this is the force being applied। Force is equal to pressure multiplied by area, and this force is being used to move this fluid through this pipe।
The Fe equation can be derived from the diagram of the pipe given in the previous slide. The figure shows the element of fluid in the pipe which is being moved across a section. जैसे मैंने आपको अभी बताया. The force is related to the pressure by the equation F is equal to PA, where P is the pressure at the section and A is the area of the section. Now we know that as the element A is moving, it will move a small length. It will displace this length, a small change in length. So as the element moves across the section, the force moves a distance L, which is equal to the length of the element. The equation of work, from the equation of work, we know that equation of work is W is equal to FD. तो F की जगह अगर हम प्रेशर इंटू A लगाएं और जो D जो मेरी मूवमेंट है दैट इज L. Again from mathematics we know that area multiplied by L is equal to volume. Area multiplied by L is equal to volume. So my equation of work would simply be PAL, which becomes P multiplied by V. P multiplied by V हमें मिल गया, तो W is equal to PV, also units in joules. Now the weight of an element by definition is given by W is equal to gamma V. I told you before while we were doing chapter 1 that how is specific weight defined. Using this formula, we know that specific weight gamma is equal to weight of an object divided by volume of the object. So if I make volume the subject, I will get W divided by specific weight, and that is what I'm going to get, W divided by specific weight. But if I make W the subject, I will get specific weight divided by volume. And this is what I've shown. So in the above equation, gamma is the specific weight of the fluid, and the volume can be rearranged to be volume is equal to W upon gamma. तो ये जो वॉल्यूम इज इक्वल टू W अपॉन गैमा जो है, इसको मैंने सिंपली सब्स्टिट्यूट कर लिया अपने प्रीवियस इक्वेशन में, which means that my equation where I had V, I would put what? W upon gamma. So my Fe equation becomes PV is equal to PW upon gamma. My flow energy जो PV लिखते हैं that is also equal to PW upon gamma. So this is the third type of energy. All these three types of energy are in terms of W, and all of these three types of energy have the units joules. तो हमारे पास in short, if I repeat, we have three types of energy in a pipe. The first one is kinetic energy. Kinetic energy is given by half WU square upon G. The second one is potential energy, WZ. The third one is your flow energy, which is given by PW upon gamma. ये तीन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो गई हैं हमारे पास. अब एक स्टेप आगे चलें. We know that the total energy of the element is a combination of the three types of energy possessed by the element of the fluid and is given by the sum E. जब ये तीन इंडिविजुअल एनर्जीज आपस में ऐड हो जाती हैं तो मेरे पास एक टोटल एनर्जी होगी जिसको हम डिनोट करेंगे E से. Each term is expressed in units of energy which are either Newton per meter in SI, Newton meter, या जूल इसको बोलते हैं, या in American units में it is simply pound force per foot. Hence the equation becomes, the energy equation or the total energy becomes the pressure flow energy plus potential energy plus kinetic energy. Flow energy Wp upon gamma, potential energy Wz, kinetic energy WU square upon 2G. ये हमने sum of all the energies बना दिया. अब
Let's go back to our original pipe. When we were doing this topic, we took this pipe when we defined the continuity equation. जब हमने continuity equation की बात की थी, तो उसी वक्त हम बात कर रहे थे कि flow rate आपकी same होगी, because the principle of continuity equation is steady state condition. So under steady state condition, the under the steady state condition, whatever the flow rate comes in this region Q will also be in this region same flow rate, will also be in the same flow rate over here, will also be as it comes out. Whatever goes in will come out, will not change. There is no accumulation, there is no generation, there is no removal of product, there is no addition of product. So ultimately, due to your flow rate, your mass flow rate will also become M1 is equal to M2. हमारे पास दो सेक्शन हैं. अब क्योंकि हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जब करते हैं, हम हमेशा दो सेक्शन पे करते हैं. सो अज्यूम दिस इज योर सेक्शन 1, this is your section 2. Now your section 1 has a certain pressure, your section 1 has a certain height, your section 1 has a certain velocity. तो क्योंकि ये section 1 में है, we denote it as P1, Z1, V1. Similarly, your section 2 has a certain pressure, it has a certain height, it has a certain velocity. That can easily be determined as P2, Z2 and V2. अब हम assume क्या कर रहे हैं? There is the conservation of energy, which means that energy cannot be created nor destroyed. तो जो एनर्जी मैं इस सेक्शन में डालता हूं, वही एनर्जी इस दूसरे सेक्शन में बाहर आएगी. बात समझ आ रही है? Whatever is my energy inputted would always come out as the energy output, and the energy over here was the sum of these three energies, and the energy at the outlet is the sum of these three same components: the pressure energy, the potential energy and the kinetic energy. So this energy, the energy which I'm inputting due to these three forms of energy which we denoted E in the previous slide, can be E1, because इधर जो हमारे components हैं, the subscripts are 1, and the energy which is going out can be denoted by E2. So by the law of conservation of energy, I can simply say that E1 is equal to E2. जो एनर्जी अंदर जा रही है, वही एनर्जी इस पाइप के बाहर आ रही है. So when I apply my equation, I have already given you the theory that in the figure given in the previous slide, consider the element moving from section 1 to 2. The values of P, Z and U are different at both the sections. They definitely have to be different. They cannot be the same. So the equations in both the sections are given as follows. The equation 1, which is denoted as in section 1, E1 is equal to section 1, E1 is equal to WP1 upon gamma plus WZ1 plus WU1 square upon 2G. That means that pressure energy section 1 plus potential energy section 1 plus kinetic energy section 1. Similarly, in section 2, E2, it is the pressure energy section 2, the potential energy in section 2 and the kinetic energy in section 2. ये इंडिविजुअली मैंने लिख लिया सेक्शन 1 की टोटल एनर्जी, सेक्शन 2 की टोटल एनर्जी. नाउ बाय द रिलेशन एज आई मेंशन्ड दैट E1 is equal to E2, हमने अभी बात की ना, E1 is equal to E2, मैं दोनों को आपस में इक्वेट कर लेता हूं. E1 is equal to E2. Now when I equal it to E1 is equal to E2, I can see that the only component which is common in all of them is W. So I will cancel out the W from each component.
अभी देखें, अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस हर कंपोनेंट के जो यूनिट हैं वो जूल हैं, मगर मैंने यहाँ पर इसको सब में W कॉमन है तो मैंने W कॉमन कर लिया, एंड आई कैन रीराइट माय बर्नौलीज इक्वेशन आफ्टर कैंसलिंग आउट द W. It becomes P1 upon gamma plus Z1 plus U1 square upon 2G is equal to P2 is equal to P2 upon gamma plus Z2 plus U2 square upon 2G. This is your Bernoulli's equation, and this is the derivation of your Bernoulli equation. You have to start with your three types of energy in your pipe. You need to apply the conservation of energy. You will come towards the Bernoulli's equation. Keep in mind that this Bernoulli equation is in terms of head. Whenever we talk about fluid of head in fluid mechanics, head का मतलब होता है units are in length. यूनिट कंसिस्टेंसी के लिए देखें, Z1 का यूनिट क्या होगा, हाइट किस यूनिट में होता है, लेंथ के यूनिट में होता है, या तो मीटर में होगा या फुट में होगा। तो ये तमाम जो यूनिट हैं ये मीटर के टर्म्स में होंगे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ प्रेशर। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर का क्या होगा यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन पर मीटर क्यूब। न्यूटन एंड न्यूटन will cancel. When meter cube will go on top, it will become meter. This is already meter. Take this example. Velocity square would become meter square upon second square. G is meter per second square. Second square will cancel. There's meter square on top. There's a meter. There's meter over here. When that 1 meter goes here and subtracts, it will also become meter. So all this unit consistency is in terms of meters. So this is Bernoulli's equation derived in the form of head. Every term has the unit of meter. This term P upon gamma is known as the pressure head. It is the head created because of the pressure. This term is called the elevation head. It is the head created because of the height. This term is called the velocity head. It is the head created by the component velocity. यानी हमारे पास तीन different types of head है, the pressure head, the elevation head, the velocity head. The only thing common is that the unit of all these types of is in units of length. I repeat, head is always in the units of length when we are doing fluid mechanics. अगर आपको पीछे वाला टॉपिक भी याद रहा हो, when we were doing stability, there was something called the piezometric head, which was due to the pressure. Piezometric head के अंदर भी the units came out to be the units of length. तो याद रखिएगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम जब भी हेड की बात करते हैं, हमारा जो यूनिट आएगा वो लेंथ का यूनिट आएगा। Now let us interpret the Bernoulli's equation. Each term in the Bernoulli's equation resulted from dividing the expression for energy by the weight of an element of the fluid. आपने इनिशियल इक्वेशन जो बनाई थी बर्नौली की, वो बनाई थी एनर्जी के थ्रू, इसीलिए हर कंपोनेंट के जो यूनिट थे वो जूल में आ रहे थे। बट जब वेट कॉमन था हर यूनिट के हर एलिमेंट में, तो आपने जब वेट से डिवाइड किया, जो उसके यूनिट आ गए वो सिंपली हेड के यूनिट्स में आ गए। Since weight or force component appears both in the numerator and denominator, it can be cancelled. The resulting unit is simply in meter or foot in American units as well as the SI units. It is interpreted as height.
So in fluid flow analysis, this term is expressed as the head, which refers to a height above the reference level. ये मैंने आपको बता दिया कि what is the pressure head, what is the elevation head, what is the velocity head. Now the important thing that I need to tell you is, like, when all the sum of energy was added to become the total energy, the sum of all these heads is known as the total head. यानी आपका प्रेशर हेड है, आपका एलिवेशन हेड है, आपका वेलोसिटी हेड है. जब आप उन तीनों हेड को ऐड करेंगे आपस में, तो आपके पास एक टोटल हेड मिलेगा. As the fluid will move from point 1 to point 2, the magnitude of each term may change in value. यानी आप उसी पाइप को देखें, हम इसके ऊपर दोबारा आते हैं. आप इस पाइप को देखें. इस पाइप में there was section 1, इस पाइप में there is section 2. पहले तो आप ये देखें कि पहली चीज जो मैं आपको नोट कराना चाह रहा हूं कि इस सेक्शन में एक हेड है और इस सेक्शन में एक हेड है, टोटल हेड. If you look at section 1, there is the elevation head, there is the pressure head, there is the velocity head. The total head has some value. Let's say this value is 50 meter. Similarly, over here, section 2 mein there is the elevation head, there is a pressure head, there is a velocity head. This will also have the total head. The total head is same whether it is in section 1 or section 2. Yani the value of the total head will remain the same. If the total head is 50 meters in section 1, it will remain 50 meters in section 2. That was the first point. The second point was that the total head is a component of the is the sum of three different heads. It is not necessarily necessary that the value of the three of the heads is the same in both the sections. Clearly in this diagram it shows that Z1 head जो आपका है वो section 1 में कम है, section 2 में ज्यादा है. प्रेशर हेड जो है वो सेक्शन 1 में कम है, सेक्शन 2 में ज्यादा है. वेलोसिटी हेड जो है वो सेक्शन 1 में ज्यादा है पर सेक्शन 2 में कम है. The values of the individual heads can change in both the sections, but the total head is going to remain the same. That is the second important point. The third important point, अगर मैं आपको ये diagram दूं, and just based on this diagram, I ask you, looking at this diagram with a reason, tell me that would the diameter be greater in the first section or in the second section, and the impact on the velocity. That can also be told. How can it be told? If you look at this section, compare it with this section. The velocity is greater in this section compared to this section. You know from your continuity equation that Q is equal to UA. And from the same equation, the flow rate equation, you also know that area is inversely proportional to the velocity. तो अगर एक चीज की velocity ज्यादा है, you know that the velocity component is greater over here. That automatically means that the area of section 1 is going to be less. Area is directly related to the diameter of the section. So clearly you can say that diameter of section 1 is less than the diameter of section 2. क्योंकि diameter of section 1 कम है, area of section 1 कम होगा, velocity of section 1 ज्यादा होगी. Conversely, dia of section 2 ज्यादा होगा, area of section 2 ज्यादा होगी. The velocity which will directly impact the velocity head कम होगा in this section. So looking at the diagram without any further information and just looking at the values of the head, you can clearly say that my area
is significantly greater in section 2 as compared to section 1. That is the third piece of information that I can get from this diagram. So this is exactly what I've told you over here. As the fluid moves from point 1 to point 2, the magnitude of each term may change in value. If no energy is lost from or added to the fluid, the total head remains constant level. We have already assumed that no energy is being lost because one of the fundamental assumptions of the Bernoulli theorem is no energy is being lost. It is the conservation of energy. तो अगर आपको कभी दो sections मिले and the question is saying that no energy is being lost, you can close your eyes and apply the Bernoulli's theorem, because no energy being lost, and keeping two sections in mind, you are directly using the Bernoulli's theorem. It is in short the Bernoulli's theorem. So the Bernoulli's equation is used to determine how the values of the pressure head, the elevation head, and the velocity head change as the fluid moves through the system, which I've shown you in this diagram. आगे अगर बात देखी जाए तो वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि in the figure it is observed that the velocity head of the section 2 will be less than section 1. Why is this less? Because of the continuity equation. A1 is less than A2, so automatically U2 should be less than U1. And if you further square the velocity head term, it will even become less. कैसे less बनती है? If you already have a small value and if you square the small value, it will become less. Suppose if your velocity at section 2 is coming 0.25, अगर आपने 0.25 को स्क्वायर कर दिया तो वो क्या बन जाती है? 0.125 बन जाती है. 0.125 is less than 0.25. तो अगर आप वेलोसिटी जो ऑलरेडी स्मॉल है उसको आप मजीद स्क्वायर करो तो वो और भी छोटी हो जाएगी ना मैथमेटिकली. ये कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हम देखेंगे. तो इसीलिए आपका वेलोसिटी हेड सिग्निफिकेंटली स्मॉल हो रहा है जहां पर एरिया ज्यादा है. जितनी आप एरिया बढ़ाओगे उतना आपका वेलोसिटी हेड कम हो जाएगा, बिकॉज द वेलोसिटी हेड इज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. जितनी एरिया बढ़ेगी उतनी वेलोसिटी कम होगी, और उतनी कम वेलोसिटी को जब आप स्क्वायर करोगे तो मजीद आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी. So when the size of the section will expand, the pressure head will increase, the velocity head will decrease. The actual head is also affected by the change in elevation head, as the elevation head in this case has increased from point 1 to point 2. So in short, all the three heads change, but the total head is going to remain the same. So when applying the Bernoulli's equation, or when writing the Bernoulli's equation, it is essential that the pressures of two reference points are expressed both in absolute pressure or gauge pressure. जब आप बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करते हो तो आपका प्रेशर should either be absolute pressure या it should be gauge pressure. यानी it cannot be a combination of both. अगर साइड पे आप प्रेशर एब्सोल्यूट रख रहे हो तो राइट हैंड साइड पे भी आप एब्सोल्यूट रखोगे. इसका सिंपल एग्जांपल आप इस तरह सोचें कि अगर आप एक तरफ यूनिट्स मीटर रख रहे हो तो दूसरी तरफ आप यूनिट्स फुट नहीं रख सकते, दूसरी तरफ भी मीटर रखे जाएंगे. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. तो अगर एक तरफ मीटर चल रहा है तो दूसरी तरफ भी आप मीटर चलाओगे. रेफरेंस पॉइंट लेवल्स भी आप सेम रखोगे तो रेफरेंस प्रेशर भी आपका सेम होगा. This you need to keep in mind while applying the Bernoulli's theorem. चलें जी. Let me show you an example how the Bernoulli's theorem is applied. Let's take this example. In the given figure,
water at 10 degrees flows from section 1 to section 2. At section 1, which is 25 millimeter in diameter, the gauge pressure is 345 kilopascal. The velocity of flow is 3 meter per second. Section 2 is 50 millimeter in diameter and it is 2 meters above section 1. 2 meters above section 1. Assuming there are no energy losses in the system, calculate the pressure in section 2. You need to extract the information given to you. Your first piece of information is that section 1 diameter is 25 millimeter and the velocity is 3 meter per second square. And if you know that section 2 is 50 millimeter, this automatically tells you that the velocity in section 2 it should be less than 3 meter per second by the continuity equation. That is your first piece of information. Second piece of information, assuming there are no energy losses. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर लिखा है assuming there are no energy losses and you are comparing two sections, the Bernoulli's equation is applicable because the Bernoulli equation assumes there are no energy losses. It is the conservation of energy principle. तो ये आपको इसने क्वेश्चन ने हिंट दे दी कि मेरे पास दो सेक्शन है तो मेरे पास बर्नौली इक्वेशन भी लगेगा एंड बर्नौली इक्वेशन एक वक्त में सिर्फ दो चीजों पे लग सकता है. यू कैन कंपेयर टू थिंग्स in one go in the Bernoulli equation. You cannot compare three things. Same rule applies with the continuity equation. If you have three different inlets and outlets, you can compare 1 and 2 at one time, 2 and 3 at one time, or directly 1 and 3 at one time. You cannot do 1, 2, 3 simultaneously. Temperature plays an important role in fluid mechanics. यहाँ पर आपको मालूम है कि 10 डिग्रीज पे आपकी कंडीशन हो रही है और आपको ये भी मालूम है कि बर्नौली के अंदर मेरे पास प्रेशर एनर्जी होती है एंड प्रेशर एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्पेसिफिक वेट क्योंकि हमने P अपॉन गैमा किया था. स्पेसिफिक वेट जो आपका होता है फ्लूइड का दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर. तो अगर आपको 10 डिग्रीज दिया हुआ है तो आपको आपका अपेंडिक्स खोलना पड़ेगा, टेबल से रीड आउट करनी पड़ेगी कि 10 डिग्रीज के ऊपर स्पेसिफिक वेट कितना होता है आपके फ्लूइड का. हियर वी आर यूजिंग वाटर, सो वाटर का होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब at 10 degrees. Suppose if I had given you 57 degrees, then in my previous lecture, see my lecture 2 classes before, I had taught you the technique of linear interpolation. मैथमेटिकल टेक्निक मैंने आपको सिखाई थी लिनियर इंटरपोलेशन की. आप लिनियर इंटरपोलेट करेंगे 55 और 60 के बीच में 57 आता है और उधर आप स्पेसिफिक वेट की वैल्यू निकालेंगे कि मेरे स्पेसिफिक वेट की वैल्यू ये है. तो प्लीज टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. If you get a random temperature, then use your appendix and do linear interpolation. Okay, going back to my question. This was my pipe, the fluid element that was given. The first and foremost thing is always write your data. Your data is divide your data in section 1 and section 2. You were given 25 millimeter D1. You were given 345 kilopascal P1. You were given U1 3 meter per second. But you were not given the height. So agar height nahi given thi, just leave height in terms of Z1, which is the original value in the Bernoulli's equation that you apply one side Z1, the other side you apply Z2. So let's just leave it Z1. It does not make a problem. Section 2, the only parameter that you were given was 50 millimeter D2. But you were told that your height is 2 meters above the section 1.
सो अगर सेक्शन 1 की हाइट Z1 है तो सेक्शन 2 की हाइट Z1 + 2 है। सिमिलरली अगर कोई स्टूडेंट इस हाइट को Z2 रखता तो वो इस हाइट को इन टर्म्स ऑफ Z2 कर लेता, यानी क्या करता वो Z2 - 2 भी कर सकता था। So both conditions were correct, but I kept it according to convention that if this height is Z1, this height is Z1 + 2. So at this moment, this is the only information I know. First and foremost, I know that there is no energy being created nor destroyed, conservation of energy. Apply the Bernoulli's theorem there and then. मैंने Bernoulli theorem लगा दिया, and I said that the Bernoulli theorem at one time can be applied on two sections. This is the Bernoulli theorem on section 1. This is the Bernoulli's theorem on section 2. Section 1 पे क्या हुआ? P1 upon gamma plus Z1 plus U1 square upon 2G. Pressure head, elevation head, velocity head. Similarly, section 2 पे क्या हुआ? Pressure 2 upon gamma plus Z2 plus U2 square upon 2G. Pressure head, elevation head, velocity head. Okay. Step 2. This I already told you that water at 10 degree I have taken from the appendix. Gamma is 9.81 kilonewton per meter cube. You should know, I am giving you a tip that from 0 to 20 it is roughly 9.81 kilonewton per meter cube. 0 to 19. 20 onwards it starts decreasing with temperature. So you should always look at your appendix to calculate the values. Now you substitute the information that you have. अभी तक आपके पास जो information इस टेबल में है आप उससे लिख लो। आपके पास आपका प्रेशर है, आपके पास आपकी Z1 हाइट है, आपके पास आपकी Z2 हाइट है। जो जो आपके पास information है you write in your Bernoulli's theorem. So you knew that your P1 was 345. You knew that your specific weight is 9.81. Okay. Z1, I let it be Z1. I will show you why I cancelled it. In place of U1, I knew it was my U1 was 3. तो मैंने 3 को स्क्वायर कर लिया है 9 upon 2G, 2 into 9.81. P2 I do not know as yet. I know my specific weight will not change, 9.81. Plus my Z2 in terms of Z1 was Z1 plus 2. Because there is Z1 and Z1 on both the sides, I cancelled it out. I do not know my U2, so I leave that U2 whole square upon 2 into 9.81. मुझे ढूंढना प्रेशर है, मगर मेरे पास दो अननोन्स हैं, मुझे U2 भी नहीं मालूम है. But what I do know is my D2. So how, and I know that it is 2 sections. So how should I go about to find my U2? I will first need to apply the continuity equation Q1 is equal to Q2. In other words, U1A1 is equal to U2A2. पहले जब मुझे दूसरे सेक्शन की वेलोसिटी मिलेगी तो मैं उसको अपने बर्नौली थ्योरम में अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ उस वक्त एक अननोन होगा. दो अननोन के साथ एक इक्वेशन के साथ दो अननोन आई कैन नॉट सॉल्व. So what do? I apply my volumetric flow rate equation, the continuity equation. Q1 is equal to Q2. I knew that U1 was 3. I knew that my diameter was 25 into 10 to the power minus 3. Always change your diameters into SI units. SI units की आप बात करें. अगर कुछ नहीं, अगर मैं आपको अमेरिकन यूनिट्स में नहीं पूछ रहा. तो जब मैंने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के साथ सॉल्व किया, माय U2 इज कमिंग 0.75 मीटर पर सेकेंड. दिस सीम्स टू बी करेक्ट. U2 जो मेरी होनी है उसको 3 से कम लाजमी होना जरूरी है.
उसको लाजमी कम होगी 3 मीटर पर सेकंड से। क्यों कम होगी 3 मीटर पर सेकंड से? क्योंकि उसका डाया बड़ा है। इनवर्स रिलेशन था। एरिया अगर बड़ी होगी तो वेलोसिटी कम होगी। 50 millimeter dia is greater than 25 millimeter dia. Obviously the velocity is going to be less. So the velocity is 0.75 meter per second. Now I substitute this back into my Bernoulli's equation. When I substitute this into my Bernoulli's equation, I have only one term left, the P2 term left. This is just solving the equation. 345 divided by 9.81 is 35.168. 9 divided by 2 into 9.81 is this value. P2 upon 9.81 is this value. 2 cannot be, 2 is down as it is. I cannot stop. 2 is down like this, and 0.75 whole square upon 2 into 9.81 is this term. When I cross take my values on one side, I only get one value, which is my P2 value, which is roughly 329 kilopascals. So this is my P2 value. I gave these two questions for homework practice. If you're able to solve these, then your concept of Bernoulli's equation is good. So you please do these two questions. They will help you. And you can get back and ask your answers from me. I will just give you one hint regarding this question. अगर आपने बुक में देखा हो, स्पेसिफिक वेट के जो यूनिट्स हैं बुक के अंदर, दे आर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यही यूनिट्स हैं। तो यूनिट कंसिस्टेंसी के लिए आप अपने प्रेशर को किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लें। यहां पर अगर आपने देखा हो, आपका क्वेश्चन था किलो पास्कल में, तो जब यहां पर किलो पास्कल था 345 और ये भी था किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब 9.81, फर्क नहीं बना। यहां पर जो आपका प्रेशर है वो पास्कल के अंदर है, और क्योंकि आपका स्पेसिफिक वेट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, इट विल give you the wrong answer. So two things can be done. Firstly, you can convert this into kilopascal and then use 9.81. That is one way. The second way is leave this in pascal and change your specific weight into newton per meter cube. तो आपका स्पेसिफिक वेट जो बुक के टर्म्स में है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, उसको अगर आप मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे, 9810 कर देंगे न्यूटन पर मीटर क्यूब लाने के लिए, तब आप पास्कल और 9180 आपस में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आप उसको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में रख रहे हैं, सो प्लीज चेंज द पास्कल इनटू किलो न्यूटन, व्हाटएवर फ्लोट्स योर बोट। आप जिसमें कन्वीनियंट हैं आप वो कर लें, या आप उसको किलो पास्कल एंड किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में करें, या आप पास्कल और न्यूटन पर मीटर क्यूब में करें। सो बोथ दीज क्वेश्चंस आर आइडेंटिकल. डू दिस क्वेश्चन and do this questions. Both of them have this thing. Keep in mind the SI units, because over here it is 10 centimeter radius. Unit conversion is very important for an engineer. Whenever you are solving your questions, always look at the units and change them. Now, the Bernoulli's equation, there are certain assumptions. There are certain restrictions for the Bernoulli's equation. Bernoulli's equation is applicable to a large number of practical problems, मगर उसमें कोई limitations होते हैं which need to be understood to apply it properly. If I ask you the restrictions on the Bernoulli's equation, there are 4 main restrictions of Bernoulli equation. Firstly, Bernoulli's equation is only valid for incompressible fluids. मैंने आपको पहले बताया था कि incompressible fluids क्या होते हैं. Liquids आपके incompressible fluids होते हैं.
गैसेस आपकी कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होती हैं। क्यों बर्नौली इक्वेशन, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाई इज द बर्नौली इक्वेशन ओनली एप्लीकेबल टू इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, it is only applicable to incompressible fluids because the specific weight of the incompressible fluid is assumed to be the same. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो होता है उसके अंदर आपका स्पेसिफिक वेट चेंज नहीं होता। बर्नौली इक्वेशन में आप अज्यूम कर रहे हो कि स्पेसिफिक वेट जो सेक्शन 1 में है वही स्पेसिफिक वेट सेक्शन 2 में है। अगर 9.81 वाटर के लिए सेक्शन 1 में है तो 9.81 सेक्शन 2 में भी होगा। गैसेस जो होती हैं या कंप्रेसिबल फ्लूइड जो होते हैं उनका स्पेसिफिक वेट चेंज हो जाता है, तो आप बर्नौली इक्वेशन लगा नहीं सकते हो, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर 2 है एक सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में वो 4 हो गया, देन दैट विल इफेक्ट योर आंसर। तो याद रखें कि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड जो आपका है उसमें आपका स्पेसिफिक वेट चेंज नहीं होता, कंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर चेंज हो जाता है। इसीलिए पहली रिस्ट्रिक्शन बर्नौली इक्वेशन की है कि वो सिर्फ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए वैलिड है, वो कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए वैलिड नहीं होता। नंबर 2, the total energy in the fluid is constant according to statement of equation। तो कभी भी आपको कोई क्वेश्चन में लिखा हो energy is constant, so you know that you have to apply the Bernoulli's equation. No energy is being added or removed, so there is an assumption, the conservation of energy. Number 3, no heat can be transferred into or out of the fluid। आप assume करते हैं कि there is no heat into or out of the fluid, temperature will remain constant, कोई change नहीं हो रहा। इसीलिए जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था वो 10 डिग्रीज पे किया था, ये नहीं कर सकते कि 10 के बाद उसको 15 पे कर दिया एक्सेट्रा। There can be no energy losses due to friction। आप ये भी assume करते हैं कि फ्रिक्शन के कोई लॉस नहीं हो सकते। तो ये 4 रिस्ट्रिक्शन बर्नौली इक्वेशन के हैं, पर ये याद रहे इन रियलिटी नो सिस्टम satisfies all these restrictions। हकीकत में हीट भी होती है, हकीकत में फ्रिक्शन भी होते हैं। तो in reality Bernoulli equation does not exist, it's an ideal condition। हम assume कर रहे हैं बर्नौली का प्रिंसिपल to get the most accurate results, but ये याद रखिएगा कि असल में ऐसा कोई सिस्टम बना नहीं है जहां पर ये सारी चारों रिस्ट्रिक्शंस हों। तो ये आपकी बर्नौली इक्वेशन है, उसकी रिस्ट्रिक्शंस। तो एक स्टेप हम आगे जाते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाने हैं इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ। ये बात आपको समझ आ गई उम्मीद है। टिप्स जब आप बर्नौली थ्योरम को अप्लाई करते हैं, सबसे पहले जब आप बर्नौली थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो आप अपने सेक्शंस को देख लीजिएगा। मैंने आपको कहा है अभी कि बर्नौली सेक्शन को अप्लाई करने के अंदर आपके पास 7 सेक्शन हो सकते हैं, 4 सेक्शन हो सकते हैं। एक वक्त में आप सिर्फ 2 सेक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे पास कौन सी वैल्यूज मुझे नोन है और कौन सी वैल्यूज मुझे अननोन है, और कौन से सेक्शंस पे मैं अप्लाई कर सकता हूं। सो इट इज पॉसिबल दैट यू कंपेयर सेक्शन 1 एंड सेक्शन 7 फर्स्ट, or you compare section 5 and section 2 second. So that is possible. So the first tip is you decide what is known, what is unknown. Then you decide your sections. Then you write the Bernoulli's equation for the selected section. Bernoulli equation change नहीं होगा, सिर्फ उसके variables change हो जाएंगे। जहां पर आपने P1 upon gamma लिखा है वहां पर आप P3 upon gamma लिख दोगे, P4 upon gamma लिख दोगे। You are just changing the sections, labeling them. Be clear while labeling the heads in the sketch with knowledge of the reference point। आपको ये मालूम होना चाहिए आपके रेफरेंस पॉइंट्स क्या हैं, उस रेफरेंस पॉइंट्स के मुताबिक आप अपने हेड को मेजर करो। फॉर एग्जांपल अगर आपका रेफरेंस लेवल आपने कोई चीज ली है, उसके ऊपर कोई पॉइंट हुआ तो वो आप पॉजिटिव लोगे, उसके नीचे कोई पॉइंट हुआ तो वो आप नेगेटिव लोगे अपने रेफरेंस पॉइंट से।
यू नीड टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन। आपका जो बर्नौली इक्वेशन है उसको आप सिंप्लीफाई करो, कैंसिल द इक्वल टर्म्स, वो टर्म्स जो इक्वल हो रही हैं उनको कैंसिल कर लो, जीरो बना दो, और कुछ टर्म्स लाजमी जीरो होंगी। टू सिंप्लीफाई इट, you simplify that also, then you solve algebraically and substitute your known quantities to calculate the result. देखें, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत उसके assumptions बता देता हूं। एक ऐसे सिस्टम के अंदर, टैंक, रिजर्वायर एंड नोजल सिस्टम के अंदर अगर देखा जाए तो यहां पर आपके पास तीन सिस्टम है। योर सिस्टम वन इज द टैंक, दिस इज योर टैंक। योर सिस्टम टू इज दिस पाइप, यहां तक है। Your system 3 is this nozzle. So like I said, at one time, if you are applying the Bernoulli's theorem, the Bernoulli's theorem can be applied to the tank and the pipe, or it can be applied to the tank and the nozzle, or it can be applied to the pipe and the nozzle. एक ही वक्त में टैंक, पाइप, नोजल, तीनों पे बर्नौली थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता। बात समझ आई? दूसरी बात ये कि जब आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई चीजें मालूम होनी चाहिए। हम अभी इसके बारे में जिक्र करते हैं, बाद में क्वेश्चन में भी नजर आएगी, पर मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, वो मैं क्वेश्चन में रिपीट करूंगा। पहली बात तो ये कि अगर आपको आपके प्रेशर्स दिख रहे हों, प्रेशर एट ए, प्रेशर एट एफ, ये दोनों प्रेशर जो हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्सपोज्ड है। ये जो एफ है यहां पर कोई बाउंड्री नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्सपोज्ड है। ये जो ए जो है ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्सपोज्ड है, यहां पर कोई बाउंड्री नहीं है। अगर आपको आपका चैप्टर 3 याद हो, मैनोमीटर, एंड दोस प्रेशर्स व्हिच आर एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर वेयर देयर इज नो चेंज इन लेवल, वो जो आपका इक्वेशन था, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू GH वाला जो हाइट के साथ रिलेटेड था, प्रेशर, चेंज इन प्रेशर और हाइट वाला जो इक्वेशन था, वो इक्वेशन के अंदर जहां पर चेंज इन एलिवेशन नहीं हो रहा और प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है तो वो प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपको मालूम है कि प्रेशर एट ए इज जीरो, प्रेशर एट एफ इज जीरो, ये देखकर आपको मालूम हो जाएगा। दूसरी बात, आपको मैंने बताया था, या चलें अभी मैं आपको बता देता हूं कि अगर एक मेरे पास पाइप है, मेरा पाइप यहां से शुरू हो रहा है, मेरा पाइप यहां पर एंड हो रहा है। अगर मेरा कोई पाइप है तो एक पाइप का एक वक्त डायामीटर सेम होगा। डायामीटर एक पाइप का चेंज नहीं हो सकता। अगर मेरा ये पाइप है फ्रॉम हियर टू हियर और ये 2 मिलीमीटर डाया पाइप है, इस केस के अंदर ये 40 मिलीमीटर डाया पाइप है। 40 मिलीमीटर इनसाइड डायामीटर पाइप का मतलब ये है कि इसका डायामीटर 40 मिलीमीटर यहां भी होगा, 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 40 मिलीमीटर यहां भी होगा। Every point inside this pipe is 40 millimeter diameter. This is not possible that one place it is 40 millimeter, one place it is 60 millimeter. So if the diameter is same, that means that the area of the pipe would be the same. अगर area of the pipe is same, it means that अगर मैं flow rate इस pipe की देखूं, my velocity in the pipe will not change because the diameter is the same, the area is the same. What I am trying to tell you is if my velocity is 4 meter per second at this region, it will be 4 meter per second at B, 4 meter per second at C, 4 meter per second at D, 4 meter per second at E, 4 meter per second till the end of this pipe. भाई वो क्यों 4 मीटर पर सेकंड है? क्योंकि इस पाइप का डायामीटर चेंज नहीं हो रहा। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखें कि एक
वक्त पाइप के अंदर पाइप का पूरा डायमीटर सेम है और जो भी वेलोसिटी उस पाइप के अंदर है वो वेलोसिटी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड रहेगी। तीसरी बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि कैलकुलेशन पर्पसेस में आपको एरिया कैलकुलेट करनी पड़ती है। यहां पर तो आपको गिवन है 40 मिलीमीटर इनसाइड डायमीटर। आपको मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि एरिया हमेशा इनसाइड डायमीटर पे कैलकुलेट होती है। तो अगर आपको एरिया कैलकुलेट करनी है या तो आप इसको पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 से कैलकुलेट कर लें या आप अपेंडिक्स में जाएं और स्टील पाइप का डायमीटर देखें, 40 मिलीमीटर पाइप के आगे जो एरिया लिखी होगी उसको कॉपी डाउन कर लें। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि लाजमी नहीं है कि डायग्राम में आपको 40 मिलीमीटर इनसाइड डायमीटर दिया जाए। हो सकता है आपको 60 मिलीमीटर आउटसाइड डायमीटर दिया गया हो। जो पाइप का आउटर डायमीटर होता है ना वो इनसाइड डायमीटर से ऑलवेज बड़ा होता है, मगर जब भी आपको आउटर डाया दिया जाएगा तो उसके साथ आपको थिकनेस भी दी जाएगी। तो आउटर डायमीटर के ऊपर आप एरिया नहीं निकाल दीजिएगा, दैट इज रॉन्ग एज आई मेंशन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। आउटसाइड डायमीटर फॉर एग्जांपल 60 मिलीमीटर है और आपको 2 मिलीमीटर थिकनेस दी गई है, तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई करें, इंटरनल डायमीटर इज आउटर डायमीटर माइनस 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ द पाइप वॉल। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा, 60 माइनस 4 56 हो जाएगा। आपका इनसाइड डायमीटर 56 मिलीमीटर पाइप डायमीटर होगा, तो आप पाई डी स्क्वायर 56 पे लगाओगे। तो ये लाजमी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर आपको पाइप का इनसाइड डायमीटर दे, आपको आउटसाइड डायमीटर और थिकनेस भी दी जा सकती है, जिस केस में आपको इनसाइड डायमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा या अपेंडिक्स से ढूंढना पड़ेगा। तो प्लीज अपने डायग्राम को देखिएगा कि मेरा डायग्राम कहां पर है, और जिधर इनसाइड या आउटसाइड लिखा नहीं है वहां पर आप डेफिनेटली अज्यूम करते हैं कि ये सिर्फ इनसाइड है। या तो वो क्लियरली इनसाइड लिखेगा, अगर सिर्फ डायमीटर लिखता है और ओडी नहीं मेंशन करता या आईडी नहीं मेंशन करता, बाय नॉर्म इट इज द इनसाइड डायमीटर। क्लियर हो गई बात? तो ये मैंने आपको तीन चीजें बताई। सबसे पहले मैंने आपको प्रेशर के बारे में बताया जो एटमॉस्फेयर के ऊपर है। दूसरा मैंने आपको वेलोसिटी और डायमीटर की बात बताई एट एवरी पॉइंट इन अ पाइप। तीसरा मैंने आपको पाइप की एरिया कैलकुलेशन के ऊपर बताई। चौथी बात, आप एक बड़े टैंक की बात करें। ये जो टैंक है ये सिग्निफिकेंटली एक बड़ा टैंक है। बड़ा होने का मतलब यह है कि अगर मैं इसकी फ्लो रेट देखूं, द लार्जर द एरिया द स्मॉलर द वेलोसिटी। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इस टैंक की वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगी, क्योंकि इसका एरिया इतना बड़ा है। एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगी। और बर्नौली इक्वेशन के अंदर हम वेलोसिटी को स्क्वायर करते हैं, वेलोसिटी हेड। तो जो वेलोसिटी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है या क्लोज टू नथिंग है, उसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वो, मैंने आपको कहा था अ स्मॉल वैल्यू स्क्वायर्ड वुड बिकम इवन स्मॉलर, तो दैट वुड बिकम इवन मोर सिग्निफिकेंटली लेस। तो इसलिए अगर हमारे पास कोई बड़ा टैंक होता है हम उसके वेलोसिटी हेड को जीरो अज्यूम करते हैं, जीरो हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। तो इस टैंक का जो वेलोसिटी हेड है वो जीरो माना जाएगा। क्यों? और अगर उसकी रीजन कोई मांगे, रीजन ये है, अकॉर्डिंग टू फ्लो रेट इक्वेशन, लार्जर एरिया स्मॉलर वेलोसिटी। सिंस द टैंक हैज अ लार्ज एरिया, velocity is negligible. The velocity head is the square of velocity, so already a velocity which is negligible, a small value further squared would be even smaller, so it is considered zero. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वेलोसिटी आ रही है 0.00000005, इसको आप स्क्वायर करें तो क्या बन जाएगा? इट विल बिकम समथिंग लाइक 0.00000000 समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तो वैल्यू इतनी छोटी होगी कि आप इसको जीरो अज्यूम करोगे। समझ आई बात? तो अब ये जो सारे मैंने पॉइंट्स बताए हैं
ये मैं आपको रिटन में दिखाता हूं। द फिगर ऑन द प्रीवियस स्लाइड शोज द फ्लूइड फ्लो सिस्टम इन विच a siphon draws water from a tank or a reservoir, delivers it through the nozzle at the end of the pipe. ये देखें, the surface of the tank A and the free stream of fluid existing nozzle F, यानी surface A and the point F, they are not confined by solid boundaries and they are exposed to prevailing atmosphere. जब solid boundaries नहीं है और ये atmosphere को prevail कर रहे हैं, pressure in these regions is zero. The tank from which the fluid is being drawn is assumed to be large compared to the size flow area inside the pipe. इस जो अगर आप बर्नौली लगाओगे इस पोर्शन और इस पोर्शन पे, जो टैंक है उसका एरिया इतना बड़ा है कंपेयर टू पाइप के ऊपर कि इसकी वेलोसिटी स्मॉल होगी. So as u is equal to q upon a, the velocity at the surface of such a tank is extremely small. ये मैंने आपको बताया. Moreover, the velocity head is the square of the velocity, making it almost negligible. तो इसीलिए हम velocity head of the tank को zero assume करते हैं और इक्वेशन में कैंसल आउट हो जाएगी. हम वेलोसिटी को जीरो नहीं अज्यूम कर रहे, हम वेलोसिटी हेड को अज्यूम कर रहे हैं जीरो. देयर इज अ डिफरेंस. वेलोसिटी इज v मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी हेड इज v स्क्वायर अपॉन 2g जिसका यूनिट मीटर आएगा. तो वेलोसिटी हेड को हम जीरो अज्यूम कर रहे हैं. तीसरी बात ये, several points are inside the pipe B, C, D, E. They have a uniform flow area. I have told you why they have a uniform flow area. The diameter of the pipe is not changing. As steady flow has been assumed, the velocity will be the same throughout the pipe. If the diameter is not changing and there is steady state flow, आपकी velocity at every region in the pipe is going to be the same. So when the 2 points of reference are at the same elevation, the head terms are equal and can be cancelled. इसका मतलब ये हुआ कि if point B and point D are at the same elevation, इनके बीच में जो Z वाली terms होंगी elevation की terms, वो cancel out हो सकती हैं. तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त आप इक्वेशन कर रहे हो सॉल्व, तो कौन सी टर्म किस वक्त आप कैंसल आउट करोगे. I will do one example with you to clarify your concept because your assignment questions are based on this concept. तो जब तक आपको ये concept clear out नहीं हो रहा तो आप अपने assignment नहीं कर सकते. इसके बावजूद if you want help, you can message me and I will help you out. We will do this worked example and assume there is one more part after this example. My last part is comment on your answer. यानी आप ये समझ लें कि क्वेश्चन यहाँ एंड हो रहा है. Also calculate the pressure from points B to point E. यानी प्रेशर मुझे कैलकुलेट करना है पॉइंट B से पॉइंट E के लिए और मुझे अपने आंसर्स पे कमेंट करना है. जैसे जैसे मैं प्रेशर कैलकुलेट करता रहूंगा मैं कमेंट करता रहूंगा. तो प्लीज लिसन टू दोस कमेंट्स के व्हाट आई मीन व्हेन आई टॉक अबाउट कमेंटिंग ऑन माय आंसर्स. सो लेट अस स्टार्ट दिस एग्जांपल. फिगर वही है. दिस इज माय क्वेश्चन. द फिगर शोज अ सिफॉन that is used to draw water from a swimming pool. The tube makes up the siphon at an internal diameter of 40 mm, terminates with a 25 mm nozzle. Assuming there are no energy losses in the system, calculate the flow rate in the system, giving the answer in foot cube per second. पहली बात तो ये कि आपको आपके फ्लो रेट ढूंढनी है फुट क्यूब पर सेकंड में. अब जनाब क्या किया जाए जब आपको फ्लो रेट ढूंढना हो. आपको दो चीजें चाहिए फ्लो रेट के लिए. आपको फ्लो रेट के लिए एक तो उसकी वेलोसिटी चाहिए, दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो आपको
एरिया चाहिए। यही दो चीजें चाहिए आपको। आपको ये भी मालूम है कि बर्नौली थ्योरम के अंदर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज होता है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि जो फ्लो रेट इस नोजल में होगी वो फ्लो रेट इस पाइप में होगी, वही फ्लो रेट यहां भी आ रही होगी जो इस सिफिन कर रहा होगा। फ्लो रेट तो चेंज नहीं होगी। अब क्यू ढूंढने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप पाइप से ढूंढें। अगर आप पाइप पे ढूंढते हैं Q इज इक्वल टू यू ए, आपको पाइप की वेलोसिटी नहीं मालूम है मगर आपको पाइप का एरिया मालूम है। पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 से आप एरिया निकाल देंगे, सो दैट विल नॉट हेल्प यू आउट। सिमिलरली आपके पास आपका डायमीटर है यहां पर, you do not know your velocity, so in either case you need to find out your velocity। आपको आपका क्वेश्चन बता रहा है कि assuming there are no energy losses, which clearly gives you a hint, apply the Bernoulli's equation। अब मसला ये हो रहा है कि आप बर्नौली इक्वेशन, आपके पास जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इस वक्त है वो इस टैंक का है, क्योंकि टैंक के अंदर आपको उसकी हाइट भी मालूम है, आपको प्रेशर भी मालूम है, आपको वेलोसिटीज भी मालूम है। कैसे मालूम है ये मैं आपको बता दूंगा। तो आप बर्नौली इक्वेशन या तो आप टैंक और पाइप का लगाएं या आप टैंक और नोजल का लगाएं। मैंने टैंक और नोजल का लगाया है बिकॉज आई थिंक आई कैन गेट मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम टैंक एंड नोजल। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। अगर मैं बर्नौली इक्वेशन टैंक और पाइप पे निकाल लगाऊंगा, मुझे पाइप का प्रेशर नहीं मालूम, मैं फंस जाऊंगा। अगर मैं बर्नौली यहां पर लगाता हूं, मेरे पास, मुझे प्रेशर भी ढूंढना पड़ेगा, मुझे वेलोसिटी भी ढूंढनी पड़ेगी। अगर मैं इधर लगाता हूं नोजल के ऊपर, तो मुझे प्रेशर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। प्रेशर ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा प्रेशर यहां पर जीरो है। नोजल एटमॉस्फेयर के ऊपर है, प्रेशर जीरो है, तो मेरा बर्नौली इक्वेशन आसान बन गया। प्रूफ कर कर देख लेते हैं इसको। मैंने अपना बर्नौली इक्वेशन लगाया टैंक और नोजल के ऊपर। सबसे पहले तो मैं अपना बर्नौली इक्वेशन लिखूं। PT signifies pressure at tank, pressure of tank upon gamma plus height of tank ZT plus VT square upon 2G is equal to pressure of nozzle upon gamma, that is the, I'm talking about the nozzle, plus height of the nozzle plus the velocity square of the nozzle upon 2G। अच्छा, अब क्योंकि मैं टैंक की बात कर रहा हूं और नोजल की बात कर रहा हूं, जो चीजें मुझे मालूम है जीरो हैं उसको मैं पहले जीरो कर लेता हूं। मुझे मालूम है कि अगर मेरा प्रेशर एट टैंक है वो जीरो है। क्यों जीरो है? दिस इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, सो द प्रेशर टर्म इज जीरो। आई मेक माई प्रेशर टर्म जीरो। Similarly, I know that the tank has a huge area, so the velocity is less. If I square that velocity, the velocity is going to be negligible, जो मैं आपको पहले बात बता रहा था। तो velocity भी मैंने जीरो कर दी, सिर्फ एक टर्म बची ZT। इसी तरह मैंने जब दूसरी टाइप साइड पे किया, my pressure at the nozzle is zero, it is zero, ये कट गया। मेरी जो Z ऑफ नोजल है वो जीरो है। क्यों जीरो है? आई एम टेकिंग दिस एज अ रेफरेंस लेवल फॉर माई टैंक एंड फॉर माई नोजल। दिस नोजल इज एट द सेम रेफरेंस लेवल, तो ये कट गया। तो द ओनली अननोन विच आई हैव इज Vn स्क्वायर अपॉन 2G। मुझे सिर्फ वेलोसिटी ऑफ नोजल नहीं मालूम। अब इसी इक्वेशन को दिमाग में रखें और अज्यूम करें कि एक स्टूडेंट लगाता बर्नौली
टैंक और पाइप के बीच में। अगर वो टैंक और पाइप के बीच में लगाता तो चलो ये कंपोनेंट वो जीरो कर लेता, ये कंपोनेंट वो जीरो कर लेता, पाइप भी रेफरेंस लेवल पे जीरो कर लेता, मगर उसके पास फिर दो अननोन आ जाते। ही डजंट नो द वेलोसिटी ऑफ द पाइप, he doesn't know the pressure at the pipe, because that is my exact question. My question is asking you the pressure at pipe in this point, this point, this point, and this point. So you are stuck. So the only alternative is you apply the Bernoulli equation first between the tank and the nozzle. आपने बर्नौली इक्वेशन अप्लाई किया, एक ही अननोन था, आपने अपनी वेलोसिटी ढूंढी 7.672 मीटर पर सेकेंड। आपने 7.672 जब वेलोसिटी ढूंढ ली, अब आप उस वेलोसिटी को फ्लो रेट इक्वेशन में डाल सकते हो। क्यों आप फ्लो रेट इसलिए ढूंढ सकते हो क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पास नोजल का डायामीटर भी है। अब जब नोजल का डायामीटर भी है, नोजल की वेलोसिटी भी है, आप फ्लो रेट ढूंढ सकते हो। अब बात यहाँ पर यह आती है, मैंने फ्लो रेट के सामने नोजल फ्लो रेट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पूरे सिस्टम के अंदर फ्लो रेट सेम है। देयर इज नो पॉइंट टू राइट द फ्लो रेट ऑफ द नोजल। कंटिन्यूटी इक्वेशन सेज u1a1 is equal to u2a2. Flow rate is the same. So I know that whatever my flow rate is of the nozzle, वही मेरी फ्लो रेट है मेरे पाइप की। तो मैंने सिंपली फ्लो रेट लिख दिया। फ्लो रेट जब मैंने लिखा Q इज इक्वल टू VA, V मैंने अभी कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग हेल्प ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम 7.672। एरिया में कैलकुलेट कर सकता हूं पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4 से। देखें 40 वाला डायमीटर नहीं लीजिएगा क्योंकि वो पाइप का डायमीटर है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डायमीटर क्लियरली नोजल का लीजिएगा। जब आपने फ्लो रेट ढूंढ लिया तो आपको फ्लो रेट मिला 3.7659 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 10 टू द पावर -3। ये आपके SI यूनिट्स के अंदर है। क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि आप फ्लो रेट को फुट क्यूब पर सेकेंड में लेकर जाएं, फिर आप वही करें यूनिट कन्वर्जन। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फुट। क्योंकि ये क्यूब हो रहा है, यहाँ भी क्यूब करें। आपने अपनी फ्लो रेट ढूंढ ली फुट क्यूब पर सेकेंड में। दैट वाज वन पार्ट ऑफ द आंसर। द सेकेंड पार्ट वाज कैलकुलेट द प्रेशर बिटवीन द पॉइंट्स B, C, D, E। ये प्रेशर पॉइंट्स आपने कंपेयर करने थे या फाइंड आउट करने थे? इससे पहले मैं आगे जाऊं, BCDE के अंदर मुझे मालूम है कि मुझे पाइप के अंदर पाइप की हाइट ढूंढनी पड़ेगी, पाइप की वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी और पाइप का प्रेशर ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि बर्नौली इक्वेशन में तीन चीजें यूज होती हैं, प्रेशर यूज होता है, वेलोसिटी यूज होती है और हाइट यूज होती है। हाइट तो मुझे डायग्राम से मिल जाएगी, प्रेशर मुझे ढूंढना है, वेलोसिटी मेरे पास अननोन है। तो और मगर मुझे ये भी मालूम है क्योंकि स्टेडी स्टेट कंडीशन हो रही है, डाया भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होगी हर पाइप के पॉइंट में। तो क्यों नहीं मैं पहले वेलोसिटी ढूंढ लेता हूं? कैसे ढूंढूंगा? अगेन मैं वही इक्वेशन रखूंगा, Q इज इक्वल टू UA। Q में 3.7659 इंटू 10 टू द पावर -3 लूंगा क्योंकि मैं हमेशा SI यूनिट्स की बात कर रहा हूं। अब मेरा इस यूनिट का काम खत्म हो गया, बाकी मेरी वेलोसिटी SI यूनिट में है, मेरा हेड SI यूनिट में है। तो सबसे पहले तो मैंने Q की वैल्यू डाली जो मैंने यहां लिखी थी। U ऑफ पाइप मुझे ढूंढनी है और पाइप का इंटरनल डायमीटर क्या था? 40 इंटू 10 टू द पावर -3। तो मुझे एक वेलोसिटी मिल गई 2.9968 विच इज रफली 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ आई हैव फाउंड द वेलोसिटी ऑफ माय पाइप and my velocity of my pipe is 3 meter per second at every place in the pipe.
which means it is 3 meter per second here, 3 meters per second at point B, 3 meters per second at point C, 3 meters per second at point D, 3 meter per second at this point, 3 meter per second at E, 3 meter per second till the time it exists the nozzle. The velocity is not going to change. The velocity will not change till the dia will not change. Okay. अब जब हमें वेलोसिटी मिल गई, अब हम प्रेशर ढूंढ सकते हैं at different points और we can also comment on the answers. चलें प्रेशर ढूंढते हैं। सबसे पहले हम B को ढूंढते हैं। अब देखें पाइप के अंदर 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4। मैंने आपको क्या कहा था, जब आप बर्नौली अप्लाई कर रहे हैं तो एक वक्त में आप सिर्फ 2 पॉइंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो डेटा क्योंकि आपके पास ए का है और एफ का है, आप ए से ले लें। ए का डेटा सबसे आसान है, सबसे ज्यादा डेटा आपके पास ए के पास है, सारे प्रेशर भी हैं, सारे कंपोनेंट्स हैं। तो आप ए को एक रेफरेंस पॉइंट बनाएं और हर प्रेशर को आप ए से रिलेट करें। पहले हम ए और बी की बात करते हैं। सो आई विल अप्लाई बाय बर्नौली इक्वेशन ऑन point A and point B. If I am applying it on A, तो पहले I apply pressure of A upon gamma plus ZA plus VA square upon 2G is equal to pressure at B upon gamma plus ZB plus VB square upon 2G. Pressure at A, I know it's 0 atmosphere. Velocity of A, 0. It's a huge tank, small velocity. When you square it, it becomes 0. ZA and ZB are 0 because point A and B are on the same reference level. If the level is same, both are 0. So the only unknown that you have is pressure at B. You already know because you calculated it over here, 3 meter per second. ये velocity तो पाइप की चेंज नहीं हो सकती। जब मैंने ये इक्वेशन में डाला PB upon 9.81 plus 9 upon 2 into 9.81 is equal to 0. This is my value at my pressure at B, minus 4.50 kilopascal. Don't forget your units. तो मैंने अपना प्रेशर एट बी ढूंढ लिया। अब यहां पर अ स्टूडेंट कैन आस्क मी दैट you all in the manometers we were taught that pressure is the same if it is in the same level. For example, आप ये बोलें कि pressure at D should be equal to pressure at B because they are at the same level, reference level. So pressure at A should also be equal to pressure at B. तो pressure at A तो हमने 0 बोला है, pressure at B जो है वो 0 क्यों नहीं है? भाई क्वेश्चन तो हो सकता है ना, प्रेशर एट बी 0 क्यों नहीं हो सकता है? प्रेशर एट बी बाउंड्री सराउंडेड है, पाइप के अंदर है। पहला डिफरेंस, प्रेशर एट ए वाज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर। सेकंड डिफरेंस, टैंक में स्टिल वाटर था, यहां पर वेलोसिटी है। वेलोसिटी का कंपोनेंट हो रहा है जो उस प्रेशर को मूव कर रहा है, फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी मूव हो रही है उस प्रेशर की वजह से। So obviously there is going to be some pressure over there. Yeah, that is one comment. Second comment, I can say pressure at D is equal to pressure at B because the level is same. Reference level at D is the same as reference level at B. So hence the pressure at D will also be minus 4.50 kilopascal. That is the comment for pressure at D. Magar you have to show this calculation when you are doing it. आपने क्या करना पड़ेगा, आपने ये इसको ऐसे का ऐसा रहने दीजिएगा और इसको आप करेंगे PD upon gamma
प्लस जेड डी प्लस वी डी स्क्वायर अपॉन 2g, और उस तरह आप कर शो करेंगे। मगर कमेंट में मैंने आपको बता दिया द प्रेशर इज गोइंग टू बी द सेम। बात समझ आई? अब मुझे ढूंढना है प्रेशर एट पॉइंट सी। प्रेशर एट पॉइंट सी के लिए मुझे बर्नौली लगाना पड़ेगा at A and C. So I apply the Bernoulli equation at the point A and point C. For A, PA upon gamma plus ZA plus VA square upon 2G is equal to PC upon gamma plus ZC plus VC square upon 2G. पहले तो I cancel out the values I know. I know my pressure over here is 0. I know my velocity over here as 0. वेलोसिटी भी 0 है, जो मैंने आपको पहले बताया है। अब बात क्या आती है कि मैंने ZA को 0 क्यों लिया है? ZA को 0 क्यों लिया है? अगर मैं डायग्राम देखूं तो मैं ये जो हाइट है ना A की, इसको मैं रेफरेंस लेवल ले रहा हूं। अब विथ रेफरेंस टू A, height at C is 1.2 meter. C is 1.2 meters above A. तो जो ZC हो जाएगा that can be 1.2. Conversely, मैं C को 0 ले सकता था रेफरेंस लेवल, फिर मैं A को हाइट -1.2 लेता, वो भी सही होता। मगर मैंने A को रेफरेंस लिया है तो मेरी C की हाइट 1.2 है। PC is the only parameter I do not know. VC ऑब्वियस सी बात है, पाइप के अंदर है, जो VB था वही VC होगा, वो मैं पहले ढूंढ चुका हूं 3। तो जब मैंने बर्नौली इक्वेशन लगाया, मेरे पास सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है PC, वो मैं ढूंढ लूंगा और मेरी PC की वैल्यू आ रही है -16.272 किलो पास्कल। इसका मैं कमेंट दूंगा कि I will give you the comment right at the end when I calculate E. तो -16.272 किलो पास्कल आ रही है। E के लिए क्या करना है? Again I apply the Bernoulli's equation. Relation of A with relation with E. Pressure at A 0. Velocity at A 0. Tank and area issue. अब इधर बात आती है ZE को क्यों 0 लिया और ZA को मैंने 3 क्यों लिया? वेलोसिटी एट E का मसला नहीं है, वो तो 9 आ जाएगा। प्रेशर एट E मुझे ढूंढना है। जब मैं ये डायग्राम देखूं, दिस इज माय रेफरेंस लेवल, पॉइंट E इज ऑन माय रेफरेंस लेवल, सो पॉइंट E हाइट वुड बी 0। जो पॉइंट A है मेरा टैंक का, आई हैव टेकन दैट एज 3 बिकॉज 1.2 मीटर हाइट तो यहां तक है plus 1.8 meter till here. A is 3 meters. 1.8 plus 1.2. So the total height is 3 meters. So when I apply my Bernoulli's equation, my answer is 24.93 kilopascal. Look at my sign, positive sign. Over here it is negative sign. Now we come on to the comments. The first comment is the pressure at E should be maximum. The reason it should be maximum is pressure increases with depth. Depth wise E की depth सबसे कम है, तो लाजमी मेरा pressure जो होएगा that should be maximum. और इसीलिए इसकी वैल्यू 24 point something है. Conversely speaking, pressure at C should be minimum. Pressure at C should be minimum क्योंकि when you go above in height, जो उसका हमने चैप्टर 3 में देखा था, प्रेशर भी डिक्लाइन हो रहा था, तो प्रेशर एट C was minimum, इसीलिए it was coming to -16 point something, and definitely it had to come in an answer at -16 क्योंकि B की जो वैल्यू आ रही थी वो -4 समथिंग थी और A की वैल्यू वैसे ही 0 थी and it was below atmospheric pressure. So if it is below atmospheric pressure, so automatically
it should be less than 0. So negative आ रही थी. And if B value was -4, then that C value should have been something less than -4, जो कि -16 आ रही थी. So -16 is less than -4, और in तमाम pressure में it is the minimum value. So the pressure at the highest point is always minimum. Pressure at the lowest point is always maximum. That is two of the comments. And pressure at the same level should be the same. So hence B and D is same. Those were the comments I was expecting from you while answering this. So you understand that while applying Bernoulli, apply it at the sections you know and try to cut out the maximum information that you can. I could have put the tank with the pipe initially, but then I would have two unknowns. So that is why I put it with the nozzle. So I have shown you how to comment. If you further need help, you can ask me about it, but please improve this topic, because this, as I repeat, is the heart of your chapter 7. अगर आपको बर्नौली इक्वेशन ये रिलेट नहीं करना आएगा तो आप आगे इसको चल नहीं पाएंगे. तो प्लीज इसको देख लीजिएगा. ये कुछ असाइनमेंट्स क्वेश्चंस हैं, इनको कर लीजिएगा. I need them by the deadline. If you do not understand, message me. I will help you out. So here we will stop at the Bernoulli's equation, and in the next class we will talk about the energy losses. Thank you very much for your patience.